Good morning, class. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। Very good morning. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी क्लास रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, और हम लोगों ने उनके चार कुछ जो मेजर रोल्स थे हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया था कि वो प्रॉफिट की प्लानिंग करते हैं, फंड रेज करते हैं, एलोकेशंस करते हैं, और उन्हें कैपिटल मार्केट की अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये मेजर 4 रोल्स थे और इनके अंदर सब रोल्स थे। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अभी करंट में जब हम लोग 21st सेंचुरी का पार्ट हैं, तो 21st सेंचुरी में जैसे जैसे टेक्निकलिटीज बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे चीजें इनहेंस हो गई हैं, मतलब टेक्नोलॉजिकल वे में, या नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फाइनेंस मैनेजर को भी अपने रोल्स को इनहेंस करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है, और इन टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को लॉयल बना सके, ट्रस्टवर्दी बना सके, और जो होता है ना कि उनका वेल्थ बढ़ा सके। तो हम लोगों ने ये तो बात करी थी लास्ट लेक्चर में, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हालांकि हम लोगों ने स्टार्टिंग के जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना यूनिट, तब हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके थे, हम लोग कर रहे हुए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होता है। तो ये उसी का पार्ट है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो हम लोगों ने पहले बात करी थी ना कि ट्रेडिशनली वे में जब पहले बात होती थी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब चीजों को लेके आगे बढ़ती थी, तो सबसे पहला एम होता था कि भाई हमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करना है ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। यही एम लेके चलती थी, मतलब जितना बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उतना ज्यादा बिकेगा और उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा। ये एक बेसिक टर्म था या ट्रेडिशनल वे था, जिसको जिस सोच को लेके लोग आगे बढ़ते थे। फिर अच्छा, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा और ये सब चीजें बढ़ी, और शेयर्स, वेंचर्स, ये सारी चीजें आई, तब दूसरा टर्म आ गया जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, फिर बात करी गई कि कैसे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज किया जाए, यानी जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी एसेट्स कैसे बढ़ी जाए। ठीक है, क्योंकि अगर उनकी एसेट्स बढ़ेगी तो वो उस बढ़ी हुई एसेट से हमें और ज्यादा सपोर्ट करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हमारे लिए वो भी बेनिफिशियल है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स हमारे ही शेयर होल्डर्स बने रहे, रिटेन रहे हमारे पास में, और उनकी वेल्थ भी बढ़ती जाए। वेल्थ का मतलब होता है कि हम जब प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो पूरा प्रॉफिट तो इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ प्रॉफिट हम किसमें, अपने एसेट्स बढ़ाने में लगा देते हैं। तो जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एसेट्स बढ़ाती है, वैसे ही शेयर होल्डर्स भी अपने एसेट्स बढ़ाते हैं, और इस बढ़ी हुई वेल्थ के साथ वो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक टर्म की बात करी, यानी ट्रेडिशनल वे में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो शुरू से अभी तक चला आ रहा है। फिर जब हमने शेयर डिवेंचर्स की बात करी, तो हमने एक टर्म लेके आए शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करी हम लोगों ने। ठीक है, अब अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजों को लेके आगे बढ़ती हैं। वो कहती हैं, जैसे कुछ का मानना होता है कि अगर हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाएंगे तो अपने आप वो हमारे में इन्वेस्ट करेंगे और हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। तो हमें सिर्फ ट्रेडिशनल वे की, यानी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की जरूरत उतनी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा दे पाएंगे, तभी तो शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा इस तरह का है, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपका टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, इन सब के बाद जो आजकल के अभी जैसे होता है ना, जो हम लोग कहेंगे कि फास्ट मूविंग अभी हमारी मार्केट हो गई है, मार्केट इतनी जल्दी से चेंज हो रही है कि हमें पता ही नहीं चलता। मार्केट हर थोड़े दिन में कुछ नया आता है, हर थोड़े दिन में कुछ नया वेरिएंट आ जाता है, ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास में। यानी मार्केट क्या हो रही है, बहुत स्पीड से फ्लो कर रही है। ठीक, तो अब जब स्पीड से मार्केट फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट भी लेने जाते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग मैगी का। ठीक, पहले क्या आता था कि
मैगी इज इक्वल टू नूडल्स, जो हम लोग कहते हैं ना कि जो 2 मिनट्स नूडल्स की बात करी गई है, तो उसकी उस कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है कि मैगी इज इक्वल टू नूडल्स है, यानी अगर आप नूडल्स लेने जाते हो जो जल्दी से बन जाते हैं, तो आप मैगी बोलते हो, आप कुछ और बोलते ही नहीं हो। इतना वो ब्रांड इमेज इतना ज्यादा हमारे मन में बस गया है कि हम बोलते ही वही है। सेम इसी तरीके हम क्या करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक परचेज करने जाते हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलते, हम कहते हैं पेप्सी दे दो या थम्स अप दे दो। अब हमारे पास ऑप्शन इतने ज्यादा हो गए कि हम उसमें से चॉइसेस करते हैं, लेकिन अभी भी एक जनरल वे की अगर हम लोग बात करें ना, तो लोगों से भी हम ये पूछेंगे पेप्सी पियोगे, है ना। सबसे ज्यादा अगर हम लोग ब्रांड इमेज की बात करते हैं तो पेप्सी, कोई इतना जल्दी नहीं कहता थम्स अप पियोगे ये नहीं बोलता, लेकिन पेप्सी का नाम आता है ज्यादातर। ठीक है, सेम इसी तरीके अगर हम लोग और बात करें तो हम लोग इसी मार्केट में बात करते हैं, जैसे हम लोग टूथपेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग टूथपेस्ट इज इक्वल टू क्या बात करते हैं, कोलगेट। ठीक है, कोलगेट है क्या, मम्मी कोलगेट कहाँ रखा है। ठीक है, हम नहीं कहते कि हमें टूथपेस्ट कहाँ रखा है, मतलब ये हम इन जर्नल बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग टूथपेस्ट ही बोलते हो, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक ही बोलते हो, लेकिन हम एक जर्नल टर्म की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शंस को हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी क्या है, कंपटीशन नेक टू नेक हो गया है। अब हमारे पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं कि हम लोग पेप्सोडेंट लेकर आते हैं, या और जो हमारे पास ऑप्शंस है हम लोग वो यूज करते हैं, सेंसोडाइन लेकर आते हैं। ठीक है, अलग अलग वेरिएंट्स आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, अब इसका एक मेजर रोल क्या होता है, कॉस्ट। ठीक है, यानी जब आपको चीजें ऑप्शन में भी मिल रही हो, चीपर मिल रही हो, सेम क्वालिटी मिल रही हो, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं स्विच करने की। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये दो बातें करी ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो अभी करंट के सिनारियों में एक और चीज चलती है जिससे बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन, यानी हम जितना ज्यादा कॉस्ट कम कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं कर सकते नहीं तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो हम अगर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ेगी, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉस्ट मिनिमाइज करना, लेकिन अब है क्या ना कि कॉस्ट मिनिमाइज करने को बहुत ज्यादा कहा जाए फेवरेबल नहीं लिया जाता है। ड्रॉबैक्स बहुत हैं इसके, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं तो या तो हम अपने एम्प्लॉइज घटा देते हैं या हम अपने प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो हम लोग उसको एज कहा जाए कि सिर्फ एक एक जोन में रख के यूज करते हैं, यानी कि सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल चीजों में उसको रख के यूज करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में उसको ब्रॉडर टर्म में अभी तक हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन को लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि ये कहानी कुछ एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट डालती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से अलग उसका पर्सपेक्टिव होता है, और वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इसलिए हम उसको लेकर नहीं चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंडर द कहा जाए कि पेवमेंट अंडर द रूफ ये अभी भी चल रहा है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और बहुत इफेक्टिवली काम भी कर रहा है ये। ओके, तो ये तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव की बात करी। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या है। इट फोकस ऑन प्रॉफिट ओनली, डोंट टेक रिस्क। तो ये क्या होता है, ये ज्यादा भाई प्रॉफिट पे ही हम लोग डिपेंड रहते हैं, और ज्यादा रिस्क के बारे में या और चीजों के बारे में नहीं सोचते, प्रोडक्शन करते हैं और सेलिंग करते हैं। गुड फॉर सिंगल ओनर बिजनेस, नॉट वर्क्स इन बिग कंपनीज। ऑब्वियसली जब हम छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे यहाँ तब हमारे पास कोई शेयर होल्डर्स होते नहीं है, डिवेंचर होल्डर्स भी नहीं होते हैं, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग दूसरा आते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, फोकस ऑन एनपीवी। एनपीवी होता है, कौन है, ओके, ठीक है, एनपी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी हमें करंट में जो अमाउंट मिल रहा है ये हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, और अगर वही अमाउंट पैसा हमें फ्यूचर मिलेगा तो हमारा जो ये बीच में मान लो 1 साल बाद हमें वही पैसा रिसीव होगा, तो वो 1 साल में जो अपॉर्चुनिटी हम उस पैसे से हासिल कर सकते थे, या वो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती थी वो हमारी लॉस हो गई। तो ये जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है, ये जानने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जरूरी है।
और ये ऑब्वियसली ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये बड़े बड़े रिस्क लेती हैं, शेयर होल्डर्स खड़े करते हैं या डिवेंचर्स होल्डर बनाते हैं, ठीक। फिर दिया हुआ है टेक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इन्फ्लेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग। नो डाउट हम लोग कैपिटल की कॉस्टिंग निकालते हैं कि हमें जो कैपिटल हमने जनरेट करी है थ्रू शेयर होल्डर्स, वो हमें उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है और इन फ्यूचर वो हमारे लिए कितना बेनिफिटेड है। इन्फ्लेशन की हम बात हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करी, यानी जो अभी पैसा हमें मिल रहा है, मान लो जो अभी 1 रुपी की जो वर्थ है, वो 1 रुपी की वर्थ 1 साल बाद तो वो नहीं रहेगी। 1 रुपी तो चलो कुछ रह ही नहीं गया, हम लोग 100 भी रुपी लेके चलते हैं, तो जिस जो 100 रुपी में अभी हम जो चीजें परचेज कर सकते हैं वो हम 1 साल बाद नहीं परचेज कर पाएंगे। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी मनी की परचेजिंग पावर घट रही है धीरे धीरे आगे आने वाले सालों में। तो हमें जितना पैसा अभी रिसीव हो जाएगा वो हमारे लिए एसेट्स बनाने के लिए अभी बेनिफिट करेगा हमें। फिर दिया हुआ है मोर रियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें नेट जो कहा जाए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं कि मनी की क्या वैल्यू है अभी करंट टाइम में और आगे आने वाले टाइम में क्या रह जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं और हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं। पहला इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये क्लासिकल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। सबसे पहला एम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। इन दिस प्रोसेस कंपनीज अंडरगो to determine the best output and price levels in order to maximize its return। तो इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा सा अच्छा आउटपुट बना के देते हैं, प्राइस लेवल सेट करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स आ पाए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू में सारे कॉस्ट प्रॉफिट सब चीजें ऐड होती हैं, यानी टोटल रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट हटा देते हैं तो हमें जो रिसीव होता है वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ के से डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, एक ग्राफ में कुछ पॉइंट दिख रहे होंगे। तो ये जो आपको नीचे से ऊपर ये डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले कुछ फिक्स्ड एसेट्स सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट लगी होती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग बात कर रहे हैं जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये फिक्स्ड है, ठीक है। आप चाहे 10 प्रोडक्ट बनाओ, मान लीजिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक सेटअप बना हुआ है, अब आप उसमें प्रोडक्शन मैक्सिमम उसका प्रोडक्शन आप एक दिन में आप मान लो, हम लोग एक एज्यूम करके चलते हैं, हम एक दिन में हम 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब आप 10 यूनिट बनाओ, आप 20 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लगी है वो 500 के लिए तो लगी ही लगी है। और मैक्सिमम अगर हम 500 बनाते हैं तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम कम बनाएंगे तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हमारी फिक्स्ड तो उतना पैसा खर्च हुआ ही हुआ है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने रूम रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है। अब हम उस रूम को पूरी तरह यूटिलाइज करें या हम अपने घर में ही जाके रहे और रूम का सिर्फ रेंट देते रहे, तो वो उतना रेंट तो हमें देना पड़ ही रहा है ना, वो मिनिमम है कि वो फिक्स्ड है, उतना तो हमें देना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसा हो जाता है, वेरिएबल में आता है। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ऊपर ब्लू लाइन एक गई है, ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल होता है ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी यानी या वाटर, ठीक है। हमने पानी जितना इस्तेमाल किया वो उतना वेरिएबल कॉस्ट उसकी हमें देनी पड़ रही है, या इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमने यूज करी उसकी हमें वेरिएबल, ठीक है। किसी मंथ हमने ज्यादा कर ली, किसी मंथ हमने कम करी है, जैसे होता है ना समर्स में हम लोग फैन भी, कूलर भी, एसी भी सब लोग यूज करते हैं, तो वैरी करता है, विंटर्स में कम हो जाता है और समर्स में ज्यादा। तो ये तो हो गया वेरिएबल कॉस्ट एक जर्नल टर्म में। अब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने बात करी कि 500 यूनिट्स हमारे बने, फिक्स्ड हमें देना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, या और जितनी भी चीजें आएंगी ना वो सारी की सारी यहाँ पर आएंगी। अब हम अगर 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 प्रोडक्ट के लिए हम खरीदेंगे सामान, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, पैकेजिंग वाली चीजें खरीदेंगे। और अगर हम बनाएंगे 100
तो हमें 100 के लिए परचेज करना पड़ेगा, और अगर हम 500 बनाएंगे तो हम 500 के लिए रॉ मटेरियल और सारी चीजें, पैकेजिंग मटेरियल सब परचेज करेंगे, और उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक। तो इसकी ये लाइन आपकी आपकी दिख रही है यहाँ पे, ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि फिक्स्ड जितना है उतना ही रहता है। वेरिएबल वाली लाइन आपको दिख रहा होगा कि वो यहाँ तो मिनिमम से स्टार्ट हुई है और यहाँ आगे जाके वो टिल्ट हो गई है, यानी बढ़ गई है, फिक्स की तरह एक ही लेन में लीनियर नहीं है। ठीक, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। और उसके बाद आप ऊपर देख रहे हैं कि एक लाइन आपको दिख रही है, जो ये जो लाइन है ना क्लास, अच्छा ये जो मेरा कर्सर है वो आपको दिखता है? यस मैम। ओके। यस। तो हम, हाँ तो फिर आपको क्लियर हो रहा होगा ना, ये जो यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ये फिक्स कॉस्ट टच कर रही है यहाँ पे, यहाँ पर जो आपका ये वाला क्वाड्रेंट है, एक्स और वाई एक्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले क्वाड्रेंट में आप फिक्स कॉस्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, तो यानी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कौन सी, टोटल कॉस्ट। क्लियर है? वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें उतना देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी टोटल कॉस्ट। क्लियर है? ओके। मैम ठीक है। लेकिन फिक्स्ड हाँ कॉस्ट तो हाँ नीचे हाँ, और नीचे है, वो तो लॉस आपने लिखा वहां पे। हम बता रहे हैं। ठीक है, वो हम आपको बता रहे हैं, वो जो ये देख रहे हो ना, ये हमारी टोटल रेवेन्यू की है। ठीक है, अभी रेवेन्यू यस पे मैम। मत जाओ, अभी अभी सिर्फ यहीं पे क्लियर, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि देखो, हम जब भी टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो ये जो इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा भाई, ये तो फिक्स है। जैसे हम लोगों ने बात करी ना, रूम का रेंट तो उतना आपको देना ही देना है। तो ये हमारी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये है टोटल कॉस्ट की लाइन। ओके ठीक मैम। है, ये दोनों एक दूसरे को क्लैश कर रही है, अभी हम वो भी बताते हैं क्यों क्लैश कर रही है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ सबसे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट की लाइन। फिक्स्ड क्लियर हो गया, और वेरिएबल क्लियर हो गया। ठीक है, वेरिएबल भी नीचे से आएगी, क्यों वेरिएबल नीचे से आएगी, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल जितना परचेज करना है उतना, ठीक है, जितना हमें किया है, इसलिए ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक, क्योंकि वेरिएबल में मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ होगा नहीं हमारा, हम जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें खरीदना पड़ेगा सामान, इसलिए वो नीचे से स्टार्ट हुई। लेकिन फिक्स्ड में हमारा जो एक ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सारा हमारा फिक्स्ड है भाई, इतना तो हमें खर्च करना ही पड़ रहा है, चाहे हमें हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो और चाहे हमारे पर प्रोडक्शन हमारे यहाँ ना हो, जीरो हो, तब भी हमें ये खर्च करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ से जो ये लाइन आ रही है, ये हमने इसलिए ली है क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट में भाई इतना तो हमारा पहले से ऐड है, ये तो हमारा पहले से ऐड रहेगा ना क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड है। इतना ऐड होने के बाद जब हम क्या कर रहे हैं, ये वेरिएबल वाला पार्ट भी तो ऐड होगा, इसलिए हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है जो, वो हमारी आ गई टोटल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। क्लियर है क्लास? अब हम लोग बात करते हैं, यस मैम। हाँ अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात कर रहे हैं अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की, यानी ये जो, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू जब भी हमारा स्टार्ट होगा वो यहीं से इसलिए स्टार्ट होगा क्योंकि रेवेन्यू में भाई हमने वेरिएबल, जो भी अपना वेरिएबल खरीदा है या जो भी हमने चीजें खरीदी है वो स्टार्ट यहीं से हो रही है, मिनिमम जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हमें कितना बेनिफिट आया है, कितना प्रॉफिट आया है। कॉस्ट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए रेवेन्यू ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ तक गया है। अब हम लोग ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये जो बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ये बॉक्स जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में एक दूसरे को क्लैश करते हैं, ये हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं होता है। यानी अगर हमने 100 रुपीज लगाए हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में और हमें 100 रुपीज मिल रहे हैं वापस, ठीक है, यहाँ पर हमें 100 रुपीज हमने लगाए और 100 हमें वापस मिल रहे हैं, तो हमारी यानी कि क्या हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट। अभी हमें कोई प्रॉफिट नहीं अर्न हो रहा है। अगर हमें 100 रुपीज हमने लगाए हैं और हमें 110 रिसीव हो रहे हैं, तो हम ऊपर चले जाएंगे थोड़ा सा, और तब हमें रिसीव हो रहे हैं, तो हमारा 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो यानी ये जो बॉक्स जितना है, ठीक है, अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो हम लॉस पे आएंगे, और अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमें ये प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक, तो जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की
एरोज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और हम लोग वैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर टोटल कॉस्ट की, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा उसमें से जब हम टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमें ये बीच का पार्ट निकल आएगा प्रॉफिट वाला। ठीक। यही चीज यहाँ पर ये लिखी हुई है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी हम टोटल कॉस्ट अगर घटा देंगे, जो भी हमारी कॉस्ट आई है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, जितना हमें रिसीव, हमने सेलिंग करी, हमने प्रोडक्ट सेल किया, सेल करने के बाद हमें जो भी रिसीव हुआ उसमें से हम अपनी कॉस्ट घटाई, जितना रॉ मटेरियल लगाया है, पैकेजिंग लगाई है, ट्रांसपोर्टेशन लगाया है, वो सब जब हम एक्सपेंसेस अपने घटा देंगे तो हमको जो रिसीव होगा वो हमारा पार्ट होगा प्रॉफिट का। ओके क्लास। तो ये जर्नल एक टर्म हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और हमें इस वे में आगे बढ़ना है। हमें हमेशा कोशिश ये करनी है, पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा ब्रेक इवन कहाँ पर आ रहा है, और ब्रेक इवन के बाद हम आपको क्लास, अभी आप ये ग्राफ समझिए, आगे हम आप को जो इनकम स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपका ब्रेक इवन पॉइंट और जो कहा जाए थ्योरेटिकली कैसे आ जाता है। ठीक है, ये तो अभी हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझा है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं कि हम लोग कैसे अपना प्रॉफिट देखेंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस की तरफ हमें नहीं बढ़ना है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसे घट जाए, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है कितनी घट सकती है, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें घटेंगी तो हमारी अपने आप टोटल कॉस्ट घट जाएगी, और जब ये टोटल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी तो हमारा रेवेन्यू अपने आप से बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट अपने आप से बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कुछ लोगों ने तो बोला है कि भाई फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज गुड और ये बेनिफिशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर बात करी जा रही है, पहला मेन एम इज अर्निंग प्रॉफिट। जो भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसका एम सबसे ज्यादा यही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करने हैं, नो डाउट। सेकेंड है प्रॉफिट इज अ पैरामीटर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। अभी तक भी हमारे पास कोई और फॉर्मूला, कोई और जेस्चर नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है। यानी सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट ही ऐसा पैरामीटर होता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। हम अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के जरिए ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे अट्रैक्ट कर सकते हैं उनको अपनी कंपनी की तरफ, सिर्फ किस लिए, प्रॉफिट दिखाकर ही। ठीक। तो अभी तक भी कोई और ऐसा जेस्चर हमें नहीं मिला है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट कर सकें अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। अदर देन प्रॉफिट हम कुछ भी और नहीं दिखा सकते, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमारे लिए हमारी तरफ से ही जनरेट करी गई होती है, चाहे हम वो दिखाएं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। ठीक है। तो हमें प्रॉफिट मेक के अलावा अभी भी कोई और पॉइंट नहीं मिला है, तो इसको हम लोग इसीलिए ये अच्छा पैरामीटर है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट रिड्यूसेस रिस्क। नो डाउट, अगर हम जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम रिस्क जो हो रहे होते हैं ना, जैसे मार्केट रिस्क होता है, अगर हमने ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया तो अगर मार्केट में हम कंपटीशन से बाहर होने के चांसेस भी होते हैं, तो हम इतना प्रॉफिट तो पहले ही अर्न कर चुके हैं, फिर हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं और हम दोबारा से मार्केट में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमारे फाइनेंसेस का यानी हमारे फंड्स का प्रॉफिट एक सबसे बड़ा और मेन सोर्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है। यानी हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे, बॉन्ड्स में जो हमने इन्वेस्ट किया है, या डिवेंचर होल्डर्स, या हमारी खुद की जो कैपिटल हमने ऑर्गेनाइजेशन में लगाई हुई है, इन सारे फाइनेंसेस के अलावा सिर्फ प्रॉफिट ही ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। लास्ट पॉइंट दिया है प्रॉफिटेबिलिटी नीड्स सोशल नीड ऑल्सो। जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, जैसे हम भी देखते हैं कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सेम और जितने भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस मार्केट में, ठीक है,
जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात करें या हम लोग और किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो मार्केट में या शैम्पूज की बात करें, जो भी कंपटीशन में हमारे और भी राइवलरीज हैं जिनसे, तो सिर्फ हमारी सोसाइटी में अगर हमारी इमेज बनी होगी तो उसी से बन पाएगी कि हम ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर हम प्रॉफिट मेकिंग हमारी कम हो जाएगी तो हमारे पास कोई और पैरामीटर नहीं है जिससे हम सोसाइटी में अपने आप को स्टेबल कर पाए। तो ये सारे क्या है, ये वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जब प्रॉफिट मेकिंग को बोला जाता है कि भाई प्रॉफिट मेकिंग सबसे ज्यादा अच्छा पैरामीटर है, प्रॉफिटेबल होना आपकी सोसाइटी को अच्छा इमेज बनाता है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तो यहाँ पे बात करी, ये फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स है। अब हम लोग बात करते हैं जो लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो क्या आर्ग्यूमेंट्स उनके बिहाफ पे हैं। तो पहला है, may lead to exploiting workers and consumers, no doubt। यही होता है, हम क्या करते हैं प्रॉफिट मेकिंग में इतना ज्यादा इंडल्ज बताते हैं और हम इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं कि हम कस्टमर्स को सामान महंगा देते हैं, कि भाई जब हमारे कस्टमर्स लॉयल बन जाते हैं, पता है कि हमारे कस्टमर्स और ये हमारा ही चीज परचेज करेंगे, तो हम बहुत कॉस्टली देने लगते हैं चीजें। और चाहे जैसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे अपने कानपुर में हम देखा होगा स्पेन का और इटली के ब्रांड्स हैं जो हमारे जेड स्क्वायर मॉल में है। आपने जेड स्क्वायर मॉल विजिट किया होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि सेम क्वालिटी आपको और भी ब्रांड्स में मिल रही है, लेकिन ये जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो इतने कॉस्टली क्यों है। ठीक है, ऐसा कि वो क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, अपने कंज्यूमर्स को जो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं सिर्फ ब्रांड इमेज बनाने के लिए। और दूसरा दिया हुआ है एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, हम अपने वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, हम अपने वर्कर्स से ज्यादा काम लेते हैं। क्यों करते हैं ये, ताकि हमें कॉस्ट कम से कम खर्च करनी पड़े और प्रॉफिट हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। हम उतने ही वर्कर से तो ज्यादा डबल काम करा रहे होते हैं, ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं अपने वर्कर्स का, जिससे हम प्रॉफिट अर्न हो पाए। तो ये पहला अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट है इस डिबेट का, कि वर्कर्स और कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है प्रॉफिट मेकिंग में ज्यादा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, इट क्रिएट्स इमोरल प्रैक्टिसेस सच एज करप्ट प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्योंकि हम प्रॉफिट मेकिंग को एक मेजर रोल मानते हैं, एक मेजर चीज मानते हैं सोसाइटी में स्टैब्लिश करने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं बहुत गलत चीजें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि लोग क्या करते हैं, लोगों के जब टेंडर्स निकलती है ना, गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, तो प्राइवेट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ जाता है और लोग क्या करते हैं पैसे देके जो बिडिंग्स होती है ना, मिनिमम बिडिंग, क्योंकि टेंडर्स में क्या होता है, टेंडर्स बेसिकली होते इसलिए हैं कि गवर्नमेंट बोलती है कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए या कोई भी चीज परचेज करने के लिए गवर्नमेंट टेंडर निकालती है कि आप में से कोई भी ये प्रोडक्ट, मान लो कोई गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बननी है तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है कि हम ये ओपन टेंडर निकाल रहे हैं और जो हमें सबसे सस्ते में ये बिल्डिंग बना के देगा हम उसको ये टेंडर पास कर देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि ये इसमें क्या होता है, करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट का टेंडर लेने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राइब्स देते हैं, लोगों को पैसा देने लगते हैं। या जो मिनिमम बिडिंग होती है ना, हमें मान लो मिनिमम बिडिंग जो प्राइस हम लोग लेके चलते हैं, जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो उन्होंने दूसरे ने बोला कि हम आपको 4.98 करोड़ में हम आपको बना के देंगे। तो जो मिनिमम बिडिंग 4.98 है ना, तो हमें ये कैसे पता चलेगा, तो लोग क्या करते हैं पैसे देते हैं ताकि वो बिडिंग उन्हें पता चल जाए, तो वो क्या करते हैं, हम आपको 4.96 करोड़ में बिल्डिंग बना के देंगे, तो बिडिंग उनको चली जाती है, टेंडर उनको चला जाता है। तो हम कोई ऐसे गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं या अनफेयर ट्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बोला जैसे मैगी के लिए अभी आया था ना कुछ दिन पहले कि मैगी में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है जो बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो यानी हम कोई अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं, टेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब टेस्ट अच्छा देने की वजह से हम जो क्वालिटी है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इमोरल प्रैक्टिसेस हैं, अनएथिकल चीजें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देती है करना, और जबकि ये बहुत गलत है, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफिट
को ही एम या टारगेट रखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट है। थर्ड दिया है, द ऑब्जेक्टिव लीड्स टू इनइक्वालिटीज अमंग द स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर्स, सप्लायर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में हम इनइक्वालिटीज क्रिएट करते हैं, यानी जो लोग हमारी कंपनी में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो, हम आपको जो हमारे डिविडेंड का पार्ट है हम आपको देंगे, और बाकी सबको बाद में देंगे, कह देंगे प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ उतना, हमारे पास इतना बचा नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर्स को उतना ध्यान नहीं रखते हैं, या जो सप्लायर हमें ज्यादा सस्ते में दे रहा है और क्वालिटी थोड़ी सी 19-20 है, हम उस सप्लायर की तरफ चले जाते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। तो हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो इनइक्वालिटीज है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर, और ये गलत प्रैक्टिस है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि कुछ लोग जो इसको बोलते हैं कि ये फेवरेबल है, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है कि ये अनफेवरेबल एटीट्यूड है, प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, कुछ ये मेरिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट से ही जनरेट किए गए, जो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं ऊपर, उसी से जनरेटेड हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है हम उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा पैरामीटर है। सेकंड है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स कि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स कि हमने अपने जो रिसोर्सेज उनका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको करेक्ट जगह पर और ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, उनको बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ मेरिट्स है। फिर हम लोग बात करते हैं डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स की। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात कहीं भी नहीं कर रहे हैं, कि जो पैसा हमें अभी रिसीव हो सकता है वो फ्यूचर में अगर हमें रिसीव होता है, तो ये बीच में अपॉर्चुनिटी हमारी जो लॉस हो रही है उसका क्या। तो अपॉर्चुनिटी लॉस की यहाँ पर कोई बात नहीं करी जाती है। इट इज वेग है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत वेग है। इसी वेगनेस की वजह से यहाँ पर जो हम लोगों ने कुछ नेगेटिव टर्म्स देखे ना, कि इतना वेग है कि हम इनइक्वालिटीज भी हो जाती हैं, करप्शन भी उसमें, मॉरल प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक ही है। इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर। नो डाउट कि हम ज्यादा प्रॉफिट से रिस्क को घटा तो सकते हैं, लेकिन हम रिस्क फैक्टर को पूरी तरीके हटा नहीं सकते, क्योंकि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता चला कि भाई हमारे कस्टमर तो हमारे ही है, कहीं जाने वाले नहीं है, हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम और चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारे लिए रिस्क हमेशा बना होता है। और हम अगर इनइक्वालिटीज डालते हैं ना, कि हम कुछ को अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं, कुछ के साथ बायसनेस कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर का पार्ट है जिसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। फिर हम लोग बात करते हैं, इट में attempt to make such decisions which may in the long run prove disastrous। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट मेकिंग में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारी, तो हम शेयर होल्डर्स को भी निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अभी जो चीजें हमें अच्छी लग रही हैं, अभी जो चीजें हमारे लिए फायदेमंद है, फ्यूचर में उसके बहुत गलत आउटकम्स आ सकते हैं हमारे डिसीजंस के। तो ये चीज बोली गई है। तो जैसे होता है ना कि ज्यादा प्रॉफिट के लिए हम ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जो कि ये सही तरीका नहीं है। फिर दिया हुआ है, इट एम्फेसिस जनरली ऑन शॉर्ट रन प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है कि मोस्टली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला रूल है, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या छोटे टाइम के लिए तो ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन या फ्यूचर के लिए अगर इसको, इस पैरामीटर को ध्यान में रखे चलेंगे, तो ये हमारे लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। लास्ट पॉइंट है,
In the new business environment, profit maximization is regarded as unrealistic, difficult, inappropriate and immoral. यानी एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही सिर्फ एम रखना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जब चीजें चेंज होती हैं, रूल्स चेंज होते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना होता है। तो ये एक इनअप्रोप्रिएट और इमोरल तरीकों का भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें, क्योंकि हमारा एम सिर्फ होता है कि एनी हाउ बस प्रॉफिट अर्न करना है हमें। तो ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने सारा डिस्कशन किया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके आर्ग्यूमेंट्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये यहीं तक है क्लास। आप सब जो चैट बॉक्स है उसमें अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए प्लीज, जिन्होंने कर दिया है। अच्छा हाँ, कुछ लोगों ने कर भी दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं की अपनी अटेंडेंस वो प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दे। किसी को और कुछ अगर पूछना है क्लास, यू कैन आस्क। मैम एनपीवी बता दीजिए एक बार और। हाँ, एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये एनपीवी अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इसमें हमने ज्यादा नहीं बताया है अभी आपको। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, मनी की वैल्यू जो हमारी अभी है, किसी प्रोजेक्ट में हम कोई पैसा लगा रहे हैं, अभी हमने जितना पैसा लगा लिया या अभी हम जितना पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, इन फ्यूचर में अगर हम उतना ही पैसा लगाने की सोचेंगे तो हमें वो अभी से ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हम 100 रुपीज के, ये मान लो कि अभी हम मार्केट में परचेज करने जाएं तो हमें 5 एप्पल्स मिल रहे हैं। ठीक है, 100 रुपीज के हमें 5 एप्पल्स मिल रहे हैं, और यही जब हम फ्यूचर खरीदे तो हम 100 रुपीज के 4 एप्पल्स मिलेंगे। तो यानी क्या देख रहे हो आप, कि आपको पैसा ही उतना खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या उतनी वैल्यू मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर उसी चीज की बात करी जा रही है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम जो पैसा अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें फ्यूचर में उसको ज्यादा उसके जो बेनिफिट मिल सकते हैं, तो जितना हम लेट करेंगे तो उतना ही हमें फ्यूचर में उसका उतने आउटकम या उतनी अपॉर्चुनिटी से हम पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये सब पढ़ेंगे आगे आपके चैप्टर से, तो उसमें एनपीवी और अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे एनपीवी पे। अभी इतने से क्लियर हो? यस यस यस। मैम। और कोई कुछ पूछ रहा था? एनीवन एल्स क्लास? नहीं? अच्छा चलो, फिर हम लोग ये यहीं तक रखते हैं और इसको थैंक यू वाली स्लाइड पर जाते हैं। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। और आपको जैसे अभी इस लेक्चर में भी क्लियर नहीं हुआ है, आप नेक्स्ट लेक्चर में भी मेरे से पूछ सकते हो अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है।